बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज के शो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए हम शो में ऑलमोस्ट एक फुल पैकेज लेकर आते हैं। अगर बात की जाए न्यूज़ की, कुछ एंटरटेनमेंट की, कुछ उस तरह के लोगों की जो कि आपके पसंदीदा हैं, जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी सजेशंस भी शामिल करते रहते हैं। आपकी सेहत का ख्याल हो वो भी हम साथ साथ रखते रहते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर लेते हैं जी। आज का हमारा पहला सेगमेंट जो कि हम हमेशा की तरह स्टार्ट में रखते हैं, एक दिन एक नेकी। जी, तो आज की अच्छी बात क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है, अगर आप हलावत ईमानी पाना चाहते हैं, अपने दिल में ईमान की मिठास को महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन अमल ये है, अपनी निगाहों की हिफाजत फरमाओ, अपने निगाहों की हिफाजत करो। बैतुल्लाह का एक शख्स तवाफ़ कर रहा था। उसने अपना दायां हाथ दाएं आँख पे रख कर चीखे मार के तवाफ़ और रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों रखा है और रो क्यों रहा है? कहने लगा कि मैं तवाफ़ के दौरान क़स्दन किसी ख़ातून पे मैंने गलत नज़र डाली, आसमान से एक तमाचा आया, मेरी एक आँख ज़ाया हो गई, इसलिए रो रहा हूँ। खुदा न खास्ता अगर दूसरी निगाह डाली कहीं अंधा ना हो जाऊँ। इसलिए मेरा पैगाम अपने भाइयों के नाम ये है, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात। इसके बाद आज का मौसम कैसा है टुडेज़ वेदर में। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए मायदा हमारे साथ मौजूद हैं। शहर का मौसम इस वक्त कैसा है मायदा, पहले ये बताइएगा, और आज दिन भर कैसा रहेगा। बारिश की प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल है ना। शहर की मौसम की बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिशें और जो तूफ़ानी आंधी चली, उसके बायस जो है वो गर्मी का ज़ोर टूटा। और आज शहर का जो है वो मौसम ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी तेज़ हवाएं चल रही हैं 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, जो मौसम को और मज़ीद खूबसूरत करती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ जो टेम्परेचर है आज वो भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो पिछले हफ्ते से टेम्परेचर 147 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था और गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रही थी, उसमें जो है वो 2 रोज़ से कमी देखने में नज़र आई है। आज अगर बात करें महकमा मौसमियात की जानिब से टेम्परेचर की, तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और आइंदा हफ्ते में भी जो है मौसम खूबसूरत होने के बायस जो है टेम्परेचर में इसी तरह से जो है वो कमी रहेगी। और उसी के साथ जो है ये अगर बात करें सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला आज जारी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश की प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई है। मौसम इसी तरह से खूबसूरत रहेगा इस हफ़्ते के दौरान जो है, लेकिन अगले हफ्ते से जो है मौसम में एक बार फिर जो है वो तब्दीली देखने में नज़र आएगी और मौसम एक बार फिर से जो है वो गर्मी की शिद्दत अख्तियार करेगा। लेकिन ओवरऑल अभी तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी के साथ जहाँ मौसम खूबसूरत हुआ है तो शहरियों के चेहरे जो हैं वो बहुत ही खिलखिलाए हुए नज़र आ रहे हैं। और हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 63% जो है हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से 24 घंटों में जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन तो ज़ाहिर नहीं की गई है, लेकिन बादल और सूरज के दरमियान इसी तरह से आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। मायदा ने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। मौसम कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात तो नहीं, लेकिन ओवरऑल मौसम खुशगवार रहेगा, जो कि खुशाइंद है। अब ये जो छापे मारे जा रहे हैं गुज़श्ता रात से हम देख रहे हैं, अलबत्ता अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ छापों तक महदूद है, लेकिन एक कांस्टेबल की जान चलेगी। उमर, आपसे स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना, जब ये सुबह मैंने ख़बर देखी, तकरीबन चैट में जो आई और तकरीबन फ़जर के बाद की बात है,
तो उस पर मुझे इस वक्त इंतहाई दुख और अफसोस हुआ, क्योंकि मरने वाला और मारने वाला अगर आप देखें मुसलमान, बिल्कुल। दूसरी बात, एक बहन से उसका भाई, बच्चों से उसका वालिद, बीवी से उसका शोहर चला गया। वो पुलिस कांस्टेबल भी आपकी तरह, मेरी तरह या रिजवान भाई की तरह एक आम इंसान था। अब बैकग्राउंड में अभी हम डिस्कशन ज़रूर कर लेते हैं कि वो क्या है कि पीटीआई पे छापे, रेड्स, ये सारी बातें उस फैमिली पे आप सोचें कि एक पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। बिल्कुल। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि वो क्या वाक़या था, वो वहाँ पर गए, पुलिस ज़ाहिरी बात अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने गए। वो वहाँ पर अगर उनको कहा गया था कि रेड करना है पीटीआई के वर्कर्स पर, कोई तशद्दुद तो नहीं हो जाता ना अगर रेड भी कर रहे हैं, और फिर जब हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी है कि ये नहीं करना, लेकिन चले जमहूरी तौर पर एहतजाज करना हर एक का हक है। वो उसमें आपने जी पकड़ धकड़ के अहकाम जारी किए। हाँ, अगर आप वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से या हुकूमत की जानिब से जो स्टे आया है कि अब कारकुनान को पीटीआई के रोका जाए, तो उस पर रेड किया गया। आप लोगों ने ये सलूक किया कि पीटीआई का या जो भी कोई नामालूम अफराद था, जो भी, पार्टी का नाम नहीं लेते अगर चले, लेकिन आप ये देखें, आपने एक नन्हे मासूम बच्चों से उसका वालिद छीन लिया, बहन से उसका भाई, बीवी से उसका शोहर। अब वो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? हर शख्स ने तो सारे शहर ने तो दस्ताने पहन रखे, बट ये शेर गलत हो जाएगा, लेकिन शाहजी करेक्ट कर देंगे। लेकिन बात ये है कि एक खानदान का फर्ज चला गया, खानदान तबाह बर्बाद हो गया। एहतजाज अच्छा, तमाम मामला क्या पेश आया? हमें इरफान ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान, ये जो मॉडल टाउन में वाकया पेश आया, कुछ इसकी डिटेल्स बताइएगा। सीएम साहब ने भी नोटिस ले लिया है, हमने सुहेल चौधरी साहब की भी स्टेटमेंट सुनी। तमाम वाकया पहले बताइएगा, क्या पेश आया? नामालूम अफराद कहा जा रहा है जिन्होंने फायरिंग की, घर से फायरिंग की, फिर ये भी बताया गया है कि पुलिस को वापस भेजा गया और 2 बजे पुलिस की जानिब से दोबारा छापा मारा गया और पुलिस की जानिब से घर में फलांकने की भी कोशिश की गई, उसके बाद फायरिंग हुई। मामला तमाम क्या था? ना बिल्कुल आपको बताएं कि क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत ने जो ये फैसला किया था कि जो मुतहर्रिक कारकुन हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट कर सकते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी। तो इसी बिना के ऊपर मॉलटाउन 112 जो है, मॉलटाउन 112 वहाँ पे भी छापा मारा गया और वहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन थे सरगर्म, उनकी गिरफ्तारी के लिए जब कांस्टेबल अकमल और उनके दीगर साथी जो थे, कमाल, कांस्टेबल कमाल और दीगर साथी जब अंदर एंटर हुए तो अंदर से जो 7 इदारे के रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनकी जानिब से फायरिंग की गई। और आपको बताएं कि अब पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जबकि दोनों जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक अमल में लाई जा चुकी है और क्योंकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसके बाद मज़ीद तहकीकात की जाएंगी कि गोली किसने चलाई और गोली जो है वो चलने के बाद जो है वो कौन कौन लोग वहाँ से फरार हुए। लेकिन पुलिस के जो टीम वहाँ पे मौजूद थी उनके मुताबिक जब वो अंदर दाखिल होने के लिए उन्होंने बैल दी तो उसके बाद अंदर से जो 7 इदारे के ऑफिसर थे उनकी जानिब से शदीद गालम गलोच की गई पुलिस एहलकारों पे। और उसके बाद जब मुझे इरफान ये बताइएगा, कुछ उनका इनिशियल बयान भी सामने आया, क्या आया, उन्होंने फायरिंग की क्यों? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे अभी जो है उनकी गिरफ्तारी क्योंकि अमल में लाई गई है, अभी उनका बयान जो है वो सामने नहीं आ सका, लेकिन पुलिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया है और पुलिस ने जो FIR दर्ज की गई है उसमें आपको बताएं कि दहशतगर्दी की दफात जो है वो शामिल की गई हैं और क्योंकि कानून को हाथ देने की कोशिश की थी और एक कांस्टेबल जो सरकारी काम के सिलसिले में वहाँ पे मौजूद था और सरकार ने उसको वहाँ पे भेजा था, उसके ऊपर जो है फायरिंग की गई और उसको मौत की वादी में भेजा गया, उसको शहीद किया गया। तो इसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो स्टैंड ले चुकी है और पुलिस काम का और जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाए और उनको सख्त सजाएं दी जाएँ। जी ठीक है इरफान, मज़ीद भी हम अपडेट्स आपसे लेंगे जैसे ही मौसूल होंगी या इसमें मामले में कोई पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिजवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब तहकीकात होंगी, CCTV फुटेजेस तलाश करने की कोशिश की जाएगी, ज़िम्मेदारों का तयन, किसने इन कांस्टेबल को, पुलिस एहलकारों को अहकाम दिए कि ये वो वहाँ पर जाएँ, इस तरह से रेड करें, और फिर घर वालों की जानिब से क्यों फायरिंग की गई, कौन जिम्मेदार था? अलबत्ता दोनों को तो बाप बेटा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जान चले गई उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, 3 बेटियां और 2 बेटे थे मरहूम कांस्टेबल के, कमाल अहमद के।
अब उनके लिए तो बाप का साया जो है उनके सर से तो छिन गया। अब इसके बाद तहकीकात होंगी और ये जितनी धूल उड़ी हुई है पॉलिटिकल, इसमें किसी को याद भी नहीं रहेगा आज से एक माह बाद के कमाल अहमद भी कोई शख्स था, एक हफ्ते बाद। और बिल्कुल सही बात है कि लोगों की मेमोरी बड़ी कम है, और जो लोअर कैडर के लोग हैं ये तो बेचारे जो हैं वो इसी तरह इन्हें भुला दिया जाता है और सिर्फ एक फ़ोटोशूट किया जाता है, उसके बाद उनका ख़ानदान जो है वो बेचारा रुल जाता है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सियासत में एक अदम बर्दाश्त का कल्चर जो है वो इंतहाई तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते दिन लोगों में अदम बर्दाश्त है। आप देखें जिस तरह पुलिस गई है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पुलिस एक फ्रंट फुट फोर्स है जिसने हमेशा सफ़े अव्वल में खड़ा होना है, हाँ वो दहशत गर्दी हो या कोई भी और ऐसी अमन व अमान की सूरत हाल हो, तो पुलिस जो है उसमें सबसे पहले पुलिस खड़ी होती है। तो सियासी अताब का निशाना भी पुलिस बनती है, फिर गैर इंसानी तरीके से उनसे ड्यूटीज़ ली जाती हैं 18-18, 20-20 घंटे। उसके बाद सहूलियात नहीं है बिल्कुल भी। तो पुलिस को इन्होंने जानवर बना के रख दिया है कि पुलिस को थानों के अंदर जिस तरह से ड्यूटीज़ ली जाती हैं और उसके बाद उन्हें सहूलियात नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। थानों के अंदर आप जाके देखें तो वो 18-18, 20-20 घंटे बैठ के। लेकिन रिजवान भी फिर इसी पर आ जाते हैं बात कि अगर कमाल अहमद की फैमिली जॉब डिस्टर्ब हो गई, इसका खला तो कभी पूर्ण नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमें इंसानी फैक्टर पे सपोर्ट भी करेगा या नहीं, कोई माली इमदाद शोहदा भी पैकेज का करेगा ऐलान राना सनाउल्लाह ने अभी कर दिया, शोहदा पैकेज का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर दाखिला उनका कहना है कि माली कफ़ालत अदा करेंगे। लेकिन अना रिजवान बड़े अच्छे तरीके से जानते ये भी इतना आसान अमल नहीं होता। चले हो जाए या ना हो, वट वो बात की बात है, लेकिन एक ख़ानदान तबाह हो गया। आप सिर्फ सोचें उस ख़ानदान पर। मैंने आपको बताया ना कि ये फजर के बाद जब मैं देख रहा था ये, तो मैं सोच रहा था कि ये ख़ानदान तबाह हो गया, क़यामत आ गई, उसका क्या होना है। ये बिल्कुल रिजवान भाई दुरुस्त बात कह रहे थे, चंद दिनों के बाद भूल जाएंगे लोग तो। लेकिन वो जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उनका बाप तो कोई नहीं ला सकता, उनकी तो बैठे बिठाए क़यामत आ गई। खुदारा देखें, बिल्कुल रिजवान भाई की बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल हमारी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, पीटीआई, नून, पीपल पावर, व्हाटएवर। यार बात ये है, हम सबसे पहले इंसान हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। रिजवान साहब आपको याद है हम अभी कुछ रोज़ कबल कहीं पर गए तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी इस बात पर। तो बिल्कुल सही है, लोग बर्दाश्त नहीं करते। जो इख्तलाफ राय है वो एक दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया। लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि जी अपनी बात जो है वो जबरन मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कल्चर परवान चढ़ गया। इख्तलाफ राय से हटकर हमने देखा लोग बदतमीज़ी की तरफ आए, इखलाकियात भूल गए और अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि किसी की जान चलेगी। और ये सियासी माहौल है मेरे ख्याल से जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमने खैर अभी टॉप स्टोरीज अपनी शामिल करनी है। खबरें हमारे पास कौन कौन सी हैं आपके साथ शेयर करूँगी। असम्बली टूटेगी ना जल्द इलेक्शन होगा, मुस्लिम लीग नून ने फौरी हुकूमत ना छोड़ने का फैसला कर लिया है। %40 मिलों से सस्ते आटे की सप्लाई बंद, तंदूर मालिकान ने नान 18 रुपए का कर दिया। कोरोना के बाद नई वबा, मेंकी पॉक्स का खतरा, महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया और अरबों रुपए रिफंड लेने वालों का ऑडिट शुरू। टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर की, डिटेल्स क्या हैं ब्रेक के बाद आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। जी हसन हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट हसन ने किया अब तक की जो सिचुएशन थी। खबर हमारी आज की लीड स्टोरी क्या है। असम्बली टूटेगी ना जल्द इलेक्शन होगा, नून लीग की जानिब से वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का फौरी हुकूमत ना छोड़ने, आईनी मुद्दत पूरी करने, अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार्ड लाने का फैसला। अवाम के लिए वसाइल किस तरह से बरूए कार्ड लाए जाएंगे, उमर जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल ये मॉडल टाउन में एक इजलास हुआ और इस इजलास की अहम और ख़ास बात यह है कि इसमें मरीम नवाज़ भी शामिल थी। शहबाज शरीफ की रिहाइश का पर सिर्फ चंद अफराद थे लेकिन अहम लोग थे। राना सनाउल्लाह, हमज़ा शहबाज, मालिक अहमद ख़ान और अलीम ख़ान भी मौजूद थे। तो इसमें फ़ैसले लिए गए कि क्या क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, हुकूमत छोड़नी चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज़ अगर आपको याद हो तो उसने बड़ा वाज़िया जलसों में कहा है कि हम इस हुकूमत, साबिक हुकूमत का
मज़ीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। IMF के साथ एग्रीमेंट्स हैं, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही, सब्सिडी दे रहे हैं, और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं आपके सामने वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक ये था 2 रोज़ कबल आसिफ अली ज़रदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। फ़ैसला तो ये हो गया, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि कल वफाकी वज़ीर जो है मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात करने चाह रहे हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन डैट। अगर तो मुज़ाकरात पैकेज अच्छा मिलता है, आगे लेकर चलते हैं, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है, फिर तो कंटिन्यू करेंगे। वरना मरीम नवाज़ ने जिस तरह स्टेटमेंट दे चुकी हैं, लेकिन कल फ़ैसला ये क्यों हुआ? अब अगर हुकूमत छोड़ते हैं इस वक्त, देखें बड़ी मुश्किल से ये हुकूमत, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, सारे इकट्ठे हुए, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, इतनी एक बड़ी एफ़र्ट के बाद जब हुकूमत को उस हटाया गया और अब हुक्म जमात में आए हैं, लेकिन अगर हुकूमत में रहना है तो सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। सख्त फ़ैसलों से मुतासिर अना होगी, उमर असलम हो गए, रिजवान भाई और ये देखने वाले लोग होंगे, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान आना है। सबसे बड़ा चैलेंज और वो शहबाज शरीफ के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा वो इस तरह के फैसले लेते हैं, कतराते हैं, डरते हैं, और उसकी वजह यही है कि अवाम में गम गुस्सा आ जाएगा। लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त जो है वो लोग शदीद नाराज़ हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट से कि क्यों लोड शेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से सिर्फ एक मसला नहीं है, महंगाई सबसे बड़ा मसला है, लोड शेडिंग, और मेरे ख्याल से जितना भी वक्त होगा हुकूमत के पास चैलेंजिंग है। रिजवान साहब क्या कहेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें मरीम नवाज़ ने वहाँ पे सरगोदा में जलसे के दौरान ये इशारतन ये बात की कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इसके पस मंज़र में यही था कि गवर्नमेंट जो है अनपॉपुलर हो रही है। ज़ाहिर है आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ते हैं, जो कि गैर मकबूल डिसीजन जो हैं वो लोगों के अंदर आपका वोट बैंक कम करते हैं। ऐसे ही महंगाई बढ़ेगी, लोग आपके मुखालिफ होंगे, फिर वो चीज़ें जो हैं, जो पहले मुकाबला था 70-30 वाला PTI और PMLN पंजाब के अंदर बिलखुसूस, अब वो चीज़ें ऊपर आती नज़र आ रही हैं। अब वो 60-40 और 50-50 की तरफ जा रहा है, क्योंकि महंगाई जो है लोगों की शॉर्ट मेमोरीज हैं, 1 महीने बाद लोग भूल जाते हैं कि पहले महंगाई किसने की थी। अब चूँकि ये गवर्न कर रहे हैं, अगर ये अवाम दोस्त बजट मुतारफ़ नहीं कराएंगे, अगर ये अवाम की फलाह के ऐसे कुछ चीज़ें नहीं करेंगे और अवाम को सस्ती अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी नहीं बनाएंगे, लामहला तौर पर अनपॉपुलर होंगे और इन्हें पोलिंग डे पे इसका नुकसान होगा। कल जो मीटिंग हुई है, तवील मीटिंग थी 2 घंटे की, उसमें इन्होंने कंसेंसस यही था कि हुकूमत नहीं जा रही, और उसके बाद जो है वो PMLN के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर इस पे बड़ी पुरएतमाद भी नज़र आई। शायद उन्हें लंदन से भी ये इशारा मिला है कि आप हुकूमत को छोड़ने के जो ख्यालात हैं इनको तर्क कर दें और आप अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को बेहतर करें और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो है इक़दामात करें फिलफौर। उस हवाले से अनाउंसमेंट्स तो बहुत की जा रही हैं। देखें अब फ्यूचर में ये पब्लिक को रिलीफ दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक तो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बड़ा ये चैलेंजिंग है ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस तरह सब्सिडी पेट्रोल पे दी जा रही है, इसी तरीके से लोड शेडिंग को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। 12-12 घंटे लाहौर के शहर के अंदर, जो इनका लाहौर शहर को मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि लाहौर शहर मुस्लिम लीग नून का किला हर दौर में तस्वर भी किया जाता है, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमज़ा हो, मरीम नवाज़ हो, इन्हीं लाहौर से MNA MP होते हैं और यहीं से इलेक्ट होके यहीं का वज़ीर आला है, यहीं का वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो ये लाहौर शहर के अपने एजाज़ हैं। अच्छा, PTI की गवर्नमेंट आए तब भी यहीं से सारे मामला चलते हैं, लेकिन सियासी तौर पे जहाँ इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल है, वहीं पर हम जब मुल्की हालात की बात करते हैं तो लोड शेडिंग की सूरत हाल सामने है, हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उसमें ये अहम फैसला किया गया कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरा करेगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जितना मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, कि वो उनकी कोशिश यही होगी कि एंड तक हुकूमत ना छोड़ी जाए। उसकी वजह ये है कि अब मुश्किल डिसीजंस लेके, जिस तरह रिजवान भाई बात कर रहे थे, शॉर्ट मेमोरी है हमारे लोगों की ना, भूल जाते हैं। एंड पे जाके इलेक्शन के करीब अवाम को रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर दिए जाएँ तो हो सकता है इनका इलेक्शन जो है वो बेहतर हो जाए। वरना मौजूदा हालात में तो जिस तरह लोग PTI के मुखालिफ हो गए थे, हम गली मोहल्लों की बात करें, अब इस हुकूमत के खिलाफ होना शुरू हो गए। अच्छा जी, दूसरी जानिब महकमा ख़जाना ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है, तो ये बजट की तैयारी क्या महंगाई को दावत दे रही है? हर तरफ बासगश तो ये चल रही है, बजट आएगा तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा। रिजवान साहब देखें, अभी तक कैबिनेट नहीं है, वज़ीर ख़जाना नहीं है। ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है कि बजट स्पीच कौन करेगा और बजट कौन पेश करेगा, लेकिन बजट पहले भी महकमों के इनपुट से तैयार होता है। मुख्तलिफ जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं सूबों के अंदर, वो बजट प्रपोजल्स देती हैं कि आपने कौन कौन से नए टैक्सेस लगाने हैं और आवाम को क्या क्या नए मंसूबे हैं जो कि आवाम के लिए आप देने जा रहे हैं। अब हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं,
स्पेशली जो आखिरी साल होता है उसमें तो यूजुअली रिलीफ पैकेजेस दिए जाते हैं और फिर तरक्याती मनसूबा जात जो हैं उनका एक जाल बिछाया जाता है ताकि लोग जो हैं वो पोलिंग डे पे असरअंदाज हुआ जा सके और लोगों को कन्विंस किया जा सके कि हमने आपकी फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया है। तो बजट जो है ये ना सिर्फ चैलेंजिंग होगा बल्कि इस वक्त दर्द सर भी बना हुआ है PMLN के लिए। बहुत बड़ा जाहिर है कैबिनेट बन नहीं पा रही, पंजाब के अंदर चीज़ें मुअल्लक हैं, उसी तरह कोई महकमों के अंदर जो है संजीदगी से काम नहीं हो रहा। फिर स्पेशली जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी हवा के रुख के ऊपर चलती है। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है उनको ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अब वो डामाडोल हैं, वो डिसीजन लेते हुए भी डरते हैं कि आगे पता नहीं ये गवर्नमेंट चलनी है नहीं चलनी, और जो आइनी बहरान चल रहा है पंजाब के अंदर नए से नया बहरान जन्म ले रहा है। तो अभी तक जो है वो सूबे के अंदर स्पेशली यहाँ पे पंजाब की अगर बात की जाए तो प्रोविंशियल लेवल पे अभी महकमे जो हैं उन्हें कोई मरकज़ नज़र नहीं आ रहा किसकी तरफ देखते। मैं थोड़ा सा रिजवान भाई के साथ बहुत ही एहतराम के साथ इख्तलाफ रखता हूँ इस बात पर कि ठीक है ऑफिसर्स नहीं मान रहे, लेकिन 1 जून को जो है वो गवर्नर पंजाब हो जाएंगे बलीगुर रहमान। हाँ। और उसके बाद जो नून लीग ने जिस तरीके से हमजा शहबाज ने तैयारी शुरू कर दी है, एक अहम रहनुमा अराई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर शादबाग से रिलेटेड MP है, उनको ज़िम्मेदारी भी दे दी गई है। मैंने कहा 12 बजे ख़बर देनी है कि किसको ज़िम्मेदारी दी, इसलिए नाम नहीं लिया, लेकिन बहरहाल कि वो उन्हें हिदायत कर दिया कि ख़जाने की आप जो है वो अपने बजट की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन ये आसान टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बजट में आपको आवाम को खुशखबरियाँ देनी होती है। मुस्लिम लीग नून एक तजर्बेकार और हमजा शहबाज का ना मुकाबला भी जो है ना वो किसी उस्मान बुज़दार परवेज़ इलाई से नहीं है, अपने वालिद शहबाज शरीफ से। सही कहा, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात की बात कही जा रही है कि नए एक्ट के तहत होंगे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ ये हमारी सियासी सूरत हाल है, उस पर ये 8 जून के बाद क्या होगा उमर? अच्छा, मैं ना आपको बताऊँ, मैं नून लीग की बीट भी कवर करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये सब झूठ है। मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा होते हैं उनमें से अक्सर झूठ बोल रहे होते हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, या PTI पे तनकीद करते थे। शायद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ज़रूर करवाना चाहते होंगे, लेकिन इस लाहौर के जो MNA MP है, मैं आपको उनकी बात करूँ, जो लाहौर के अहम जिम्मेदार हैं, पंजाब में भी जो नून लीग ऐसा क्या उनके अपने हाथ से सब चीज़ें देखें, वो सच बताऊँ असल मसला ये है कि जलन और हसद का है। वो नहीं चाहते कि हमारे से पावर्स जो सी हैं, रिजवान भी वो नहीं चाहते, रिजवान भी वो ये नहीं चाहते, मेरे अक्सर दोस्त हैं वो नहीं चाहते कि जो लोगों के मसाइल हमने हल करने, जो हमें तरला मिन्नत लोगों ने गली मोहल्ले की ज़बान में बात कर, जो हमें लोगों ने कहना तरला मिन्नत करना है, तो वो क्यों बल्दियाती, तो नून लीग इसमें खुद मुखलिस नहीं है। नून लीग इसमें खुद जो है वो मुखलिस नहीं है। मुझसे अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं ना कि बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, क्या होंगे। मैं कहता ये लोग नहीं करवाना और लाहौर के MNA MP नहीं करवाना चाहते। मैं आपको जो असल जिम्मेदार हैं वो झूठे लोग हैं इस मामले में, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि हम इलेक्शन करवाना चाहते। PTI पे तनकीद करते थे, अंदर खाते खुद बड़े खुश होते हैं और खुद सबसे बड़ी रुकावट है। सही, तो मौजूदा हुकूमत जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं, बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मशकूक हो गया है। एक तरफ मशकूक हो गया, दूसरी जानब जिन लोगों ने करवाने हैं वो खुद भी करवा रहे। फिलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अभी अपडेट आप तक पहुंचानी है और अपडेट हमारे पास क्या है, शहर के मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया जा रहा है, स्पेशली दाखिली खारजी रास्तों को बंद किया गया है। सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। PTI के 1000 कारकुनों की फहरिस्तें ज़िला इंतज़ामिया को फराहम की गई हैं। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन और दुर्रे नायाब मौजूद होंगे। सबसे पहले राव साहब की तरफ चलते हैं। राव साहब बताइए अपडेट्स क्या हैं आपके पास? बिल्कुल है ना, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने, और इस हवाले से कारकुनान जो है वो PTI के वो जो है वो इस हवाले से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। जबकि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि गुज़श्ता रात से ही इस मार्च को रोकने के हवाले से बाकायदा तैयारी जो है वो कर ली गई है, और इस ज़िमन में ज़िले इंतज़ामिया को 1000 जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जिनमें टिकट होल्डर्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इसी तरह से सेनेटर्स और दीगर जो मरकजी सूबाई रहनुमा हैं,
उनके हवाले से जो फहरिस्त है वो मुहैया की गया। तमाम गुज़श्ता रात जो क्रैकडाउन किया गया इसमें जिला इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया है कि ज़राए ने ये दावा किया है कि 100 से ज़ायद PTI के वर्कर्स को हिरासत में ले लिया गया गुज़श्ता रात के क्रैकडाउन में। और इस हवाले से जो भी कारकुनान जो है वो हिरासत में लिए जाएंगे, इनके खिलाफ 16 MPO के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई। ठीक है, राव साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब दुर्रे नायाब की तरफ चलते हैं। मेट्रो बस को भी महदूद कर दिया गया है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र। दुर्रे नायाब बताइएगा कहाँ से कहाँ तक मेट्रो बस चल रही है और कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कब तक महदूद किया गया है? जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है शहर में, इस हवाले से लाहौर शहर के दाखिली खासी रास्ते बंद किए गए, जिसमें शाहदरा जो है मेन ट्रैक उसको भी बंद कर दिया गया है। कंटेनर रखने की वजह से मेट्रो ट्रैक भी मुतासिर है और मेट्रो बस को गज्जू मता से सिर्फ MA कॉलेज से चलाया जा रहा है, जबकि MA कॉलेज से जो शाहदरा तक है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और ये ताहुफ़ सानी बंद की गई है। जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की कोई मसाइल हल होंगे, मेट्रो बस इंतजामिया कहना है कि इसको चला दिया जाएगा, लेकिन अगर हालात थोड़े बहुत और पेचीदा होते हैं तो मेट्रो बस सर्विस को बंद ही रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे रिपोर्टर्स, मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमें बता रहे थे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 40% मिलों से सस्ते आटे की सप्लाई बंद, तंदूर मालिकान ने नान 18 रुपये का कर दिया है। 12 मीटिंग्स हुई, इजलास हुए, जिसमें यह कहा गया आटे की कीमतें कम होंगी, महंगाई कंट्रोल की जाएगी। वज़ीर आला साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और हमने बार बार ये कहा ये बहुत मुश्किल है। जी उमर, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज ने ये ऐलान किया उससे 2 रोज़ कबल जब एक मीटिंग हुई तो हमें पता चल गया था कि एक बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं 650 से 490 का, यानी 160 रुपये का 10 किलो के आटे के बैग पे। महंगाई कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है ना, ख़ास करके इसमें जहाँ मुस्लिम लीग नून को बड़े टफ़ चैलेंजेस का सामना है और अब इनकी टीम को बड़ा अप टू काम करना पड़ेगा बड़ी मेहनत के साथ। वहीं पर कुछ बातें हक़ाइक़ पर मबनी ये भी हैं कि काबीना ना होने की वजह से मसाइल का सामना है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे। जिस तरह पिछली ब्रेक में हम नून लीग पर खुलकर तनकीद की कि उनका जो है असल में वो क्या चाहते हैं। यहीं पर हमजा शहबाज बड़ा वाज़ेह है का मुकाबला मैंने जैसे कहा था इस वक्त अपने वालिद से शहबाज शरीफ के साथ है और वो बड़े एनर्जेटिक और मेहनती और आवाम की बेहतरी की सोच रखने वाले शहबाज शरीफ। अब मसला ये है कि काबीना मुकम्मल होगी, यकम को अगर बलीगुर रहमान हल्फ उठाते हैं तो यकम या 2 को हल्फ उठाया जाएगा, वज़रा फ़ौरन तैयारी है, फ़ौरन वज़रा हल्फ उठा लेंगे। कई फ़ैसलों की काबीना को तोसी करनी यानी उसको अप्रूवल देनी पड़ती है। अब ये महंगाई का बोझ देखें, 2013 में एक बात याद रखिएगा, नून लीग का मुकाबला था किसी सियासी जमात से नहीं, लोड शेडिंग से था। 2022 में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला सिर्फ महंगाई से है ना। अगर तो ये महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, वो आटा है, चीनी है, चावल है, वॉट एवर जो ग्रोसरी और दीगर आप और मैं और जो देखने वाले लोग हैं उनके घरों में इस्तेमाल होते, फिर तो ज़बरदस्त हैं, बल्ले भी बल्ले। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल कर पाते तो फिर इनका अपना लिए लम्हा फ़िक्रिया, अगला इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ये डिलीवर करने वाले लोग हैं, लम्हा फ़िक्रिया, इनके लिए इनको काम करना पड़ेगा। लेकिन इनका मुकाबला PTI से नहीं है, किसी और सियासी जमात से नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से। बिल्कुल ऐसा ही है और महंगाई कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही। रिजवान साहब क्या कहेंगे आप? देखें, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मिल्स को पता है, जो फ्लोर मिल्स के मालिकान हैं उन्हें पता है कि जी हुकूमत एक बार बार रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रही है और आटे के गंदम की कीमतें जो हैं वो रिड्यूस करने के वाले से हुकूमत जो है वो संजीदगी से सोच रही है। तो शायद लगता ये है कि उन्होंने इसी सोच के तहत कीमतें बढ़ा दी हैं कि अगर ये कितना कम कर लेंगे, अगर नान 18 से 20 रुपये का कर दिया गया तो ये 2 रुपये मज़ीद कम कर लेंगे और पुराने रेट पे आ जाएगा जितने पे ऑलरेडी वो बेच रहे हैं। तो हुकूमत को इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो तमाम फ्लोर मिल मालकान को एतमाद में लेना चाहिए और उनसे ये बात करनी चाहिए कि जी लोगों को रिलीफ दें, बहुत आपने कमाया है। और जिन लोगों के पास स्टॉक था उन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा पैसा मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती थी कि जी महंगाई जो है आवाम ने घबराना नहीं है, तो साथ ही वो चीज़ों के नर्ख बढ़ जाते थे और जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा होता था वो मसनूई किल्लत पैदा कर देते थे, ताकि जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी उसके बाद मार्केट में सप्लाई आएगी और लोग जो हैं वो जितने की बेचेंगे लोग ख़रीद के ले जाएंगे। तो अभी भी शायद इसी माइंडसेट के तहत जो है वो काम किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से तो यही कहा गया कि उन्हें गंदम का कोटा जो है
जो अनाउंस की गई है मिकदार उसके मुताबिक जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो अभी जो है एलिजिबल नहीं है कि वो लोगों को सस्ता आटा जो है मार्केट में फराहम कर लेकिन सकें। आपने सजेशन दिया है कि रिलीफ देनी चाहिए, तो हमजा साहब तो कह रहे हैं आवाम को रिलीफ तरजीह है। बजट हकीकी मानों में गुर्बत जो है, गरीब पर जो है वो बोझ, कम वसीला तबकात को ज़्यादा रिलीफ देने का फ़ैसला और बजट की खदोहाल का जायज़ा भी इस इजलास में लिया गया। इक़्तिसादी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने के अहकाम भी जारी किए गए। तो हम देख रहे हैं जो मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, इसमें कोशिश तो यही की जा रही है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आवाम के लिए बजट में कितना रिलीफ होगा और कितनी बेहतरी आवाम के लिए होगी, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब बजट आएगा तो ही पता चलेगा कि महंगाई का नया तूफ़ान किस तरह से आवाम को मुतासर करता है। थैंक यू सो मच उमर। रिजवान साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस और फिर शो में हाजिर होंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम बारहा जब भी शहर में पोलियो कैंपेन चलती है तो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि बेसिकली पोलियो है क्या। बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे लोग अभी भी 2 कतरे पोलियो के अपने बच्चों को पिलाने से गुरेज करते हैं, इवन लड़ाई झगड़े टीम के साथ करते हैं। आपके सामने मौसम की सख्तियां हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी तूफ़ान, कभी आंधी, लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों की सेहत के ज़ामिन यही पोलियो के 2 कतरे हैं। और फिर इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर मुहिम चलाई जाती है। 3-4 रोज़ पर मबनी ये मुहिम होती है और इस पर उनको टास्क ये दिया जाता है कि कोई घर ऐसा ना रह जाए जहाँ पर बच्चे पोलियो के कतरे ना पी सकें। अब इतनी मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के बावजूद वो लोग जो कि हमेशा हमें डिनाइल मूड में नज़र आते हैं, जिनकी जानिब से हमेशा लड़ाई झगड़े किए जाते हैं और कहा जाता है कि जी वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, उनके लिए हम हमेशा अपना ये शो प्लान करते हैं और उनको ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि पोलियो के ये 2 कतरे उनके बच्चों की ज़िंदगी, उनके बच्चों की सेहत, उनके बच्चों की तंदुरुस्ती और ज़िंदगी भर से जो माजूरी इस पोलियो के कतरे अगर ना पिलाएं, जो ज़िंदगी भर की माजूरी उनके बच्चों के हिस्से में आ जाती है, उससे महफूज बनाने के लिए कितने ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि शहर में पोलियो से बचाव के लिए मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कितने रोज़ा मुहिम है, कितने बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का आगाज़ कल से बाकायदा तौर पर हुआ था। कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कवर करना, इस पर भी हम बात करेंगे। पोलियो बेसिकली है क्या, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं कि जी एक दफ़ा तो पोलियो के कतरे पिला लिए हैं, वैक्सीनेशन कराने के लिए बच्चे को कहते हैं पोलियो के कतरे पिला लिए, अब क्या ज़रूरत है, बार बार पिलाना कितने ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी जी। सईदा रमला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ पोलियो प्रोग्राम है। इसके साथ साथ डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपकी? अच्छा जी, सबसे पहले आगाज़ होगा डॉक्टर साहब क्योंकि हम मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे बेसिकली पोलियो है क्या। डॉक्टर साहब, क्या है पोलियो? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को ये बताऊंगा कि जैसा कि पिछले कई सालों में मुतअद्दिद बार महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की तरफ से पोलियो की मुहिम चलाई जाती रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि पोलियो तकरीबन अब हम ख़त्म करने की मुहिम में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन आखिरी चंद केसों को ख़त्म करने के लिए महकमा सेहत की ये कोशिश होती है कि रूटीन की इम्यूनिटी के साथ साथ बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन के बाद जो उसमें इम्यूनिटी पैदा होती है उसको फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए ख़ुसूसी मुहिम चलाई जाती हैं। बुनियादी तौर पे ये बीमारी, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, एक वायरस की वजह से होती है और ये वायरस जो है बच्चों में मुंतकिल होने के बाद, निज़ाम इंहज़ाम से मुंतकिल होने के बाद उनके नर्वस सिस्टम को, यानी कि नर्व्स को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और आखिर में पट्ठों पर अंदाज होता है और इसके नतीजे में ये मुस्तकिल माजूरी की शक्ल में खुदा न खास्ता पहुँच जाता है। जबकि इसका जो बचाव है वो नहायत ही आसान है, वो सिर्फ 2 कतरों पे मुश्तमिल है, लेकिन ये 2 कतरे बार बार पीने पड़ते हैं। एक हमारी नॉर्मल जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको हम EPI इम्यूनाइजेशन कहते हैं, उसमें एक शेड्यूल के तहत पैदाइश से लेके फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते और उसके बाद एक शेड्यूल के तहत बच्चों को पिलाए जाते हैं। उसमें अब रिसेंटली जो है वो WHO की रिकमेंडेशन के बाद महकमा सेहत की जानिब से पोलियो से बचाव का टीका भी शामिल कर दिया गया है। लेकिन अमूमन हमसे
वालिदैन ये सवाल करते हैं कि उस शेड्यूल के बाद ये एडिशनल कतरे क्यों पिलाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो उसका मैं थोड़ा सा तफसीली ये उनको समझाना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बीमारी तकरीबन अब एंड पे है। दुनिया के तमाम ममालिक माँ सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है और हम भी इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने के करीब हैं। अब हम अपने वालिदैन के ताउन, महकमा सेहत की कोशिशों, हमारे पोलियो वर्कर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं उनको हमेशा से उनके बारे में ये कहता रहा हूँ कि ये बेसिकली मुहिम उनके ताउन से चलती है। तो ये हम कामयाब उस सूरत में होंगे जब तमाम वालिदैन अपने तमाम बच्चों को ये जो एडिशनल खुराक है जो को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन देती है उसमें टीम से ताउन करें और अपने बच्चों की सेहत की खातिर उनको ज़रूर ये कतरे पिलवाएं। एज ग्रुप मेंशन कर दें, किस एज तक के बच्चों के लिए पोलियो की ये पैदाइश से लेके 5 साल तक के तमाम बच्चों को पिलाए जाते हैं और इसका एक सादा सा जो स्लोगन बनाया गया है, हर बच्चा हर बार, ताकि किसी के वालिदैन के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि अभी तो मैंने पिछले महीने बच्चों को रूटीन की इम्यूनाइजेशन करवाई थी। तो बेशक पिछले माह करवाई थी लेकिन इस बार आपने खुसूसन करवाई। हर बच्चा हर बार स्लोगन भी यही है, तो ज़रा वाजे कर दें कि इसका नुकसान कोई नहीं है अगर आप हर बार भी अपने बच्चे को, क्योंकि हम कहते हैं ना असल में मेडिसिन बार बार नहीं देनी चाहिए, बच्चों की इम्यूनिटी डाउन होती है। तो लोग कहते हैं क्यों भाई हम बार बार अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, पिला चुके हैं, अब नहीं पिला सकते हम। जी बिल्कुल, इसकी मैं एक सादी तरीन मिसाल दूंगा कि हम तमाम इंसान दिन में 2 से 3 मरतबा या बाज़ 4 मरतबा खाना खाते हैं। गर्मियों के मौसम में हम हर घंटे बाद 2 घंटे बाद पानी पीते हैं और सर्दियों में बाज़ दफ़ा हम 3-4 घंटे बाद पानी पीते हैं। तो हमें जिस्म में एक पानी की खुराक की ग्लूकोज की मकदार को मेनटेन करना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने पोलियो के ख़िलाफ़ अपने जिस्म में, अपने मासूम बच्चों के जिस्म में जो है क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी को मेंटेन करना होता है। तो ये जो पहले 5 साल होते हैं ये ऐसा एक वल्नरेबल पीरियड है जिसमें वो वायरस इन कमज़ोर जानों पे असरअंदाज होकर खुदा न खास्ता उनको मुस्तकिल माजूरी की शक्ल में लेके जाता है। तो वो उस मेंटेनेंस के लिए इन बच्चों को बार बार ये 2 कतरे हर बार पिलाए जाते हैं, हर बार पिलाए जाने चाहिए। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम की हेड मौजूद है रमला साहिबा, उनसे जानेंगे। जी मुझे ये बताइएगा, बारहा हम देखते हैं कि एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की जाती है, एक टारगेट रखा जाता है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, ये मुहिम बार बार ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि बच्चों के अंदर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए हमें ये बार बार करनी पड़ती है। अब क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये वायरस रह गया है और हमारे पास इंटर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वो वायरस आपस में ही सर्कुलेट होता रहता है। हमने इस साल के लिए टोटल 6 कैंपेन्स प्लान की हैं, जिसमें से 2 कैंपेन्स हमारी जनवरी और मार्च में हो चुकी हैं। अब ये हमारी 3rd कैंपेन है जो मई में स्टार्ट हो रही है। ये 23rd येस्टरडे से स्टार्ट हुई है और ये जो है 3 दिन की कैंपेन है जिसके अंदर 23rd से 25th तक हम डोर टू डोर जाके बच्चों को कतरे पिलाएंगे और फिर उन डोर टू डोर के अंदर जहाँ पे बच्चे मिस हो जाते हैं हमसे या वो घर पे अवेलेबल नहीं होते हमें, हम उनको नेक्स्ट 2 डेज़ में जो है फिर कवर करने के लिए टीमें, फ्रंट लाइन वर्कर्स की टीम्स हमारी सुबह शाम उसी के अंदर जाएंगी। अच्छा, मुझे भी ये बता दीजिएगा कि अगर किसी के घर टीम नहीं पहुँचती है तो करीबी अस्पतालों में भी कैंप्स हैं, यूसी लेवल पर भी हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं लोग अगर उनके घर पोलियो की टीम नहीं पहुँचती है? यानी हमारी तमाम टीमें जो हैं नॉट ओनली डोर टू डोर जाती हैं, हमारे BHUs पे, RHCs पे, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हमने डेस्क बनाए हुए। ठीक है, बस आपने जाके कहना हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, तो वो उनकी फिंगर मार्किंग के साथ उनको कतरे भी पिला देंगे और उनका नोट डाउन भी कर लेंगे। हमारी इस दफ़ा जो है स्पेशल कैंपेन जो एक्सटेंडेड है वो लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के अंदर है। ये 7 डेज़ की कैंपेन है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना लोगों को फील हो कि जी ये 3 डेज़ की सिर्फ होती है और अब ये 29 को भी हमारे घर पे लाहौर के अंदर कोई आ रहा है तो एमी सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा लोगों की हो जाती है। तो लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के अंदर ये 7 डेज़ की कैंपेन है। 5 डेज़ हम डोर टू डोर जाएंगे और 2 डेज़ में फिर हम कैचअप करेंगे, जस्ट बिकॉज कि जी लाहौर की, फैसलाबाद और रावलपिंडी की आबादी बहुत ज़्यादा है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स को देखते हुए, हीट वेव को देखते हुए हमने कहा कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स करके बेहतर क्वालिटी ऑफ द कैंपेन के लिए हमने इनको एक्सटेंड किया है। इस दफ़ा हमने 1,56,000 से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। हमारी टीम्स जो हैं वो अराउंड 75,000 टीम्स बनती हैं जो कि मोबाइल भी हैं और फिक्स टीम्स भी हैं। और क्योंकि ट्रांजिटरी लोग जो होते हैं, जो ट्रैवल अराउंड कर रहे होते हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में, उनके बच्चे मिस हो जाते हैं, तो वो उनके लिए हमने ट्रांजिट पॉइंट्स पे, टोल प्लाजाज पे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन पे भी टीम्स ज़बरदस्त। अच्छा, स्कूल से अक्सर फ़ोन आता है कि जी आपके बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स हम पिला सकते हैं। पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो हमारे सामने हो।
क्वालिटी मैटर ना हो। सम टाइम ऐसे होता है कि जो कोल्ड स्टोरेज का प्रॉपर एक तरीक़ेकार है उसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे सामने जो, मुझे सिर्फ ये बता दें, हम अगर ये सोचें एज अ पेरेंट, मैं खुद सोचूं मैंने अपनी बच्ची को स्कूल में ड्रॉप्स पिलाने नहीं पिलाने, पता नहीं क्वालिटी वो होगी या नहीं, इक्वली तमाम एक ही क्वालिटी की क्या ये वैक्सीन होती है, कहीं पर डिफरेंट नहीं होती, कोल्ड स्टोरेज का तरीक़ेकार हर जगह पे सेम फॉलो किया जाता है? हाँ जी, हमारा एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो तमाम यूसीज़ लेवल पे, तमाम हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनने एक उनको कोल्ड स्टोरेज के लिए ILRs दिए हुए हैं, जहाँ पे एक ही किस्म की क्वालिटी की जो है ना हम वैक्सीन इकट्ठी परचेज़ करके स्टोर करवाते हैं। और वही जो है हमारी मोबाइल टीम्स के पास भी होती है। मोबाइल टीम चाहे स्कूल जा रही हो, चाहे रेजिडेंशियल एरिया में जा रही हो, वो उनके पास एक ही क्वालिटी ऑफ वैक्सीन है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का बिल्कुल अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं या आपके बच्चों को स्कूल में वैक्सीन दी जा रही है या सेम वैक्सीन, कोई डिफरेंस उसमें कोई नहीं, कंपनी जो क्वालिटी है वो सारों की एक ही है। सही सही। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं अगर स्कूल में है तो कोई डिफरेंट चीज़ ना हो। तो इस चीज़ को तो आप यकीनी बना लें कि आपके बच्चों को जो वैक्सीनेशन दी जा रही है वो तमाम स्टैंडर्ड SOPs को देख कर दी जा रही है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुस्तकिल माजूरी का बार बार डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज़ किया, तो ये मुस्तकिल माजूरी क्या वाकई इसका कोई इलाज नहीं है? क्या बच्चा ज़िंदगी भर फिर इससे मुतासिर रहता है? अद्वियात या कोई ऐसा इलाज है? अलबत्ता हम तो आपको यही बार बार कहेंगे कि इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें। अल्लाह ताला सब के बच्चों को महफूज रखे। आप ही लोगों के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। ये 2 कतरे आपके बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं, यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पोलियो से किस तरह से आप लोगों ने अपने बच्चों को महफूज रखना है, आपके साथ हम तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने मुस्तकिल माजूरी का वर्ड बार बार यूज़ किया। मुस्तकिल माजूरी, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी थेरेपी जिससे इस माजूरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बुनियादी तौर पे हम जो बहुत ज़्यादा पोलियो के कतरे और इस बीमारी से बचाव पे ज़ोर देते हैं, उसकी वजह ये है कि इफ़ वी कंपेयर एक बच्चा जिसको खुदा न खास्ता ये बीमारी विच इज़ सादा ज़ुबान में हमको पोलियो या मुस्तकिल माजूरी कहते हैं, वर्सेस उसका बचाव जो कि सिर्फ 2 कतरों पे मुश्तमिल हुआ है, वो जो माजूरी है, पैरालिसिस है, पट्ठों की कमज़ोरी है जो कि बाद में अकड़ाव की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसका इलाज तो है, लेकिन वो इस कदर तवील, मुश्किल, कठिन रास्ता है वालिदैन के लिए। बच्चा तो देखें एक मासूम जान होता है, बच्चे को साल की उम्र में, 2 साल 4 साल की उम्र में शायद उस बीमारी, उस माजूरी, उस तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 से 6 साल का होगा, जब उसके उम्र के बच्चे स्कूल जाने की उम्र में होंगे, वो भाग रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और वो बच्चा सिर्फ साइड पे बैठ के उनको देख सकता होगा, तो ये वो स्टेज होगी जिस पे बच्चा जो है इमोशनली और ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये बीमारी पट्ठों को मुतासर करती है। बच्चे का जहन ठीक रहता है, नहीं बच्चा सोच समझ सकता है, बोल सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो चल ना सके तो आप ये सोचने की बात है कि उस मासूम बच्चे के दिल पे, जहन पे क्या गुजरेगी, एंड ऑफ कोर्स वालिदैन के भी। फिर उसका जो इलाज है, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई इलाज नहीं, ऐसी बात नहीं कि इलाज तो है, लेकिन वो इस कदर तवील और लंबा है जिसमें मुस्तकिल वर्जिश है। बाज़ बच्चों में उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पेश आ सकती है, बाज़ बच्चों में उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसनूई आज़ा होते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। यानी एक लंबा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ये 2 कतरे मिस कर दें तो कितना लंबा अरसा आपको फिर इसके साथ जो है वो लड़ना पड़ता है, ये एक्चुअली जानने की बात है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी रमना कि हम बात कर रहे हैं कि पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। मैंने अपने सामने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो कि एक्चुअली टीम आती है, लड़ते हैं, हमने नहीं पिलाने। अभी कुछ दिन पहले पिलाए थे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे। आप क्यों हैं, आप पोलियो की टीम है भी या नहीं है? पता कैसे चलेगा कि ये वाकई एक्चुअली हमारी जो इंतज़ामिया ने पोलियो की टीमें अपॉइंट की है वो? आजकल हालात भी तो ऐसे हैं, आप हर कोई गेट पे आए तो गेट खोल के आप किसी को अंदर नहीं बुला सकते हैं। नहीं, देखिए हमारी टीम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जो है ना उनको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एक तो हम इंश्योर करते हैं कि उनके पास येलो कैप्स हों या वो उनने एक फ्लोरेसेंट किस्म की जैकेट पहनी हो जिस पे लिखा हो एंड पोलियो। हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं रोटरी क्लब वाले, तो जो हमें इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो आइस बॉक्स होता है जिसके अंदर ये लोग वैक्सीन्स लेके ट्रैवल करें,
वो ब्लू कलर का होता है और उसके ऊपर भी रेड कलर का स्टिकर लगा होता है एंड पोलियो के नाम का। तो हेंस आइडेंटिफिकेशन उस लिहाज से। बाकी तमाम वर्कर्स ने अपने गले के अंदर अपने सिक्योरिटी कार्ड्स भी पहने होते हैं। आपने उनकी चेक करनी है तो उनका नाम, उनके रिस्पेक्टिव DHA जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, तो आप उससे आइडेंटिफिकेशन उनकी कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जी जल्द से जल्द टीमों को बाहर निकालें। बच्चों को अगर स्कूल से पहले भी हम जाने से पहले कतरे पिला दें, जो पेरेंट्स को इशू आपने प्रीवियसली हाईलाइट किया, तो वो सुबह 7 o'clock हमारा टाइम है कि आजकल गर्मियों में 7 o'clock आप निकल आएँ, ताकि जितनी जल्दी अपनी भी उनकी बचत हो जाती है हीट वेव से और वो बाकी बच्चों को भी कवर कर देते हैं। क्या है? 7 to लेके 4 o'clock तक। 4 o'clock तक। तो इसके बाद अगर कोई आके रात के टाइम 6, 7, 8 बजे ये कह रहे हैं कि हम पोलियो टीम है, तो इनकार कर दें क्या लोग? नहीं, वो उसके अंदर ये है कि देखें कुछ घर होते हैं जहाँ पे अब आपकी एक गली के अंदर 5-6 घर ऐसे होंगे जहाँ पे या तो बच्चे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो वो हम नोट डाउन हमारी टीम कर रही होती है। एक घर ऐसा होता है जो पिछली 3 कैंपेन से लॉक्ड आ रहा होता है, तो हमारी स्पेशल सुपरवाइजरी टीम्स जो हैं, जो कि CO ऑफिस से जाती हैं, वो एट टाइम्स 6 बजे के बाद जाके उनको चेक करती हैं कि वो एक्चुअली बच्चा नॉट अवेलेबल, उन्होंने अगर जॉट डाउन किया है तो वो नॉट अवेलेबल ही था बच्चा, अगर घर लॉक्ड नोट डाउन किया है तो वो घर लॉक्ड है या नहीं। वंस अगेन उनके पास भी ये तमाम आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें होती हैं, तो इन केस कोई शाम को 6 बजे के बाद भी 6 to 8 के बीच में भी आपके पास लोग आएँ, पेयर में होंगे जी, 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो वो आप उनको थोड़ी सी जो है ना दिल फराख दिली के साथ जो है ना उनको अटेंड कर लें। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कहा कि बार बार पोलियो के कतरे पिलाने हैं, क्या ऐसा है कि आपने 1-2 दफ़ा अगर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, आगे आपने मिस किया, तो चांसेस है कि आपका बच्चा मुतासिर हो सकता है? जी बिल्कुल, चूँकि हम पिछले तकरीबन 1 दहाई से ऐसे तमाम बच्चे जो किसी भी किस्म की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी के पैन पंजाब जो हैं उनको लाहौर में रिव्यू कर रहे होते हैं, तो हमारी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि जनरली ऐसे बच्चे जिनमें जो एक कह लें कि मशकूक किस्म का इन्फेक्शन के बाद उनमें माजूरी पैदा हुई है, तो वो बच्चे जो हैं वो होते हैं जिनमें पोलियो के कतरे पिलाए तो गए होते हैं लेकिन उसमें उसका कोर्स मुकम्मल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया कि एक बुनियादी या प्राइमरी इम्यूनाइजेशन है और एक ये जो खसूसी मुहिम जिसको सप्लीमेंट्री डेज़ कहा जाता है, तो वो किसी न किसी स्टेज पे वो जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त की कमी हो जाती है। तो जब क़ुव्वत मदाफ़त की कमी हुई और पोलियो का वायरस हमला आवर हुआ, तो बाज़ दफ़ा वो उसमें फिर किसी न किसी शक्ल में कमज़ोरी या जो है पट्ठों की कमज़ोरी की शक्ल में ज़ाहिर हो जाता है। तो नंबर से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमने 5 बार पिला लिए या 10 बार पिला लिए। सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर बच्चा किसी इन्फेक्शन में मुब्तला है, गला ख़राब है, बुखार है, खुदा न खास्ता नमूनिया है या कोई डायरिया या ऐसा सवीर इन्फेक्शन है जिसमें बच्चा किसी हस्पताल में या डॉक्टर के ज़ेर इलाज है, उस सूरत में आप अगर पोलियो के कतरे उसमें नहीं पिलाते, तो जैसा कि डॉक्टर साहबा ने भी कहा है, उसमें आप उसको बाद में पिला सकते हैं। मिस किसी भी शक्ल में नहीं करनी चाहिए। उस दौरान अगर मिस हो भी गया तो 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, उस बीमारी का इलाज मुकम्मल होने के बाद पिलाने ज़रूर आप चाहिए। कोशिश करें कि ज़रूर अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। शहरी लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्या लगता है कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चैलेंज एक्चुअली आपकी टीम को भी फेस करना पड़ता है, इंतज़ामिया को भी, जहाँ से बार बार सैंपल लिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको पता चलता है यहाँ से फिर पोलियो की निशानदेही है? अभी करंटली तो जी 1 साल से, पिछले साल मई से हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल सैंपल भी पॉजिटिव नहीं निकला पूरे लाहौर में से। लेकिन हमारे जो एरियाज़ हैं वो दातागंज बख्श टाउन का है, रावी टाउन का है, अंदरून शहर वाले इलाके हैं जहाँ पे गुंजान आबादियाँ ज़्यादा हैं, क्लोज लिविंग है, ओपन ड्रेनेजेस वगैरह होते हैं, और फिर जहाँ पे हमारे आजकल ये अफ़गान कैंप्स वगैरह और अफ़गान बस्तियाँ बनी हुई हैं, वो भी हमारी ज़रा सेंसिटिव एरियाज़ हैं, क्योंकि वंस अगेन ओपन ड्रेन्स हैं, लोगों का जो है हाइजीन का लेवल बहुत ख़राब है, और उसके अंदर फिर लोगों के पास रेजिस्टेंस भी जो है वो रिलीजियस हो या सोशल हो, वो भी आता है कि जी हमने कतरे बच्चों को बारहा नहीं पिलाने। तो उसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करके उनके साथ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। उनके जो टॉप लेवल के ट्राइबल हेड्स हैं जो इधर अवेलेबल होते हैं, या मस्जिद इमाम हैं, उनके साथ मिलके उनको कन्विंस करते हैं कि जी हमारी टीमें आएंगी और उनको कतरे पिलाएंगी। अगर उसके बावजूद उनको कोई और हेल्थ कंसर्न है तो वो भी हमें बता दें, हम उनके लिए स्पेशल हेल्थ कैंप्स भी पोस्ट कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं। और ये पिछले अगस्त से हम कर रहे हैं कि हम लाहौर के अंदर अराउंड 17 to 20 स्पेशल हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करते हैं इन्हीं तमाम एरियाज़ के अंदर, ताकि जिन बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन उनकी मिस हो रही है, या अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही इनमें, तो उनको हम स्पेशल हेल्थ कैंप्स के थ्रू कवर करें। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? बस मैं अपने तमाम देखने वालों को, वालिदैन को ये अपील करूँगा कि बराए मेहरबानी इसमें अपने बच्चों की सेहत का ख्याल करते हुए
महकमा सेहत हुकूमत पंजाब का साथ दें और इस बीमारी को जड़ से तौर पे ख़त्म करने में तावन करें, ताकि इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम देखें कि पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो कि WHO पोलियो फ्री डिक्लेयर कर देगी इंशाल्लाह। लेकिन इसमें आप लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सेकंड करूँगी वही जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी पोलियो की टीम्स आपके डोर्स पे आएंगी, काइंडली उनको जो है दरवाज़ा खोल के बच्चों को अपने कतरे पिलाएं। और अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1166, उसके ऊपर कॉल करके आप हमें कंप्लेन करें। हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी लें, हम आपके जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कतरे पिलाएं और बच्चे मुज़र मर्ज़ से जो है वो महफूज रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक। आप ये मुहिम चला रहे हैं, हम दुआ गो भी हैं और लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि प्लीज़ ताउन करें ताकि जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए और हम इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें और ये कह सकें कि पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर पोलियो से पाक हो गया है। यही हम सबका अज़्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तुम के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी अपडेट हम लाहौरियों तक पहुंचा दें, क्योंकि सुबह से आपको बता रहे थे कि मुख्तलिफ रास्तों को, स्पेशली शहर के दाखिली खारजी रास्तों को बंद किया गया है और इस वक्त अपडेट्स ये हैं कि जी तमाम रास्ते क्लियर हैं, इन रास्तों को खोल दिया गया है। रावी पुल से कंटेनर्स को हटाकर रास्ते को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। यानी अगर आप रावी पुल की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर अब रास्ते क्लियर हैं, आप जा सकते हैं। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक इस वक्त रवा दवा है। तो कुछ वहाँ की डिटेल्स क्या हैं, हमारे रिपोर्टर हसन मौजूद है नया रावी पुल पर, इस वक्त उनकी तरफ चलेंगे। हसन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, रास्ते क्या मुकम्मल क्लियर हैं और इससे पहले बंद किए गए थे तो यहाँ पर क्या कंटेनर्स लगाए गए थे? अच्छा जी, हसन से हम रब्ता करने की कोशिश करें। मैं कुछ डिटेल्स आपको बता दूं। ठोकर नियाज बेग, गजुमता, रिंग रोड ट्रैफिक के लिए खुले हैं, आप यहां पर भी सफ़र कर सकते हैं। हसन की तरफ चलेंगे। जी हसन। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए लाहौर के तमाम दाखिली और हार्डी रास्तों को सुबह सवेरे कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। शादरा के जानिब जो जाने वाले रास्ते थे वहाँ पर भी हैवी कंटेनर्स लगा दिए गए थे। पुराना पुल, रावी पुल, नया रावी पुल, इसके अलावा सगियाँ जो है वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानगी जो है वो शदीद किस्म की मुतासिर दिखाई दे रही थी। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। जो मुसाफिर थे वो अपनी गाड़ियाँ वहीं पर पार्क करके पैदल जो है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन दिखाई दिए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक रास्ते जो है वो बंद रखे गए, जिसके बाद आला अफसरान की जानिब से जैसे ही पुलिस को ऑर्डर मसूल हुए तो पुलिस की जानिब से अब तमाम तर रास्ते जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं, कंटेनर्स को हटा दिया गया है। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और सगिया की जानिब जाने वाली ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है। जबकि इसके अलावा अगर बात करूँ ठोकर न्याज बेग और रिंग रोड वाली साइड पर, तो वहाँ पर भी रास्ते जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। जब रास्ते बंद थे उस वक्त शहरियों को सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर हमने देखा नया रावी पुल के ऊपर गाड़ियों की तवील लंबी कतारें लग चुकी थी, जबकि पैदल लोग जो है वो सफ़र करने पर मजबूर दिखाई दे रहे थे। ठीक है हसन, हमें बता रहे हैं, आप हसन के पीछे भी देख रहे हैं, ट्रैफिक रमा दवा है और रास्ते मुकम्मल क्लियर हैं। जो कंटेनर्स लगाए गए थे उनको रोक दिया गया। अलबत्ता अगर हम स्पेशली बात करें, जो मनाजिर आप देख रहे हैं नया रावी पुल के, और ये वो इलाका है जो इंतहाई बिजी है, मतलब ट्रैफिक का यहाँ पर हम शदीद दबाव देखते हैं। कुछ ही देर के लिए अगर यहाँ पे ट्रैफिक को रोका जाए या फिर कोई एक रास्ता भी बंद किया जाए तो यहाँ की ट्रैफिक संभालना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। अलबत्ता अभी जिन लोगों ने यहाँ पर करना है, जिन लोगों ने नया रावी पुल की तरफ या शाहदरा की तरफ जाना है या फिर मीनार पाकिस्तान की तरफ जाना है, क्योंकि ये तमाम रास्ते लिंक्ड हैं, तो उन लोगों के लिए अब हम बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर रास्ते क्लियर है। इसके साथ साथ हसन ने तो हमें अपडेट किया, मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों ने इसके अलावा, क्योंकि कहा जा रहा था दीगर दाखिली खारजी रास्ते भी बंद हैं, ठोकर न्याज बेग, गजुमता, रिंग रोड ट्रैफिक के लिए खुले हैं। ईस्टर्न बाईपास समेत शहर भर में अब ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है, क्योंकि सुबह से हमें खबरें ये मिल रही थी कि मुख्तलिफ रास्ते बंद हैं, तो लोग पूछ रहे थे कि जी हम फ़लाँ जगह पे जा सकते हैं, फ़लाँ जगह पे जा सकते हैं।
अब आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। ये तमाम रास्ते क्लियर हैं और ट्रैफिक का दबाव भी फ़िलहाल नहीं है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद हम सेगमेंट शामिल करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे और सेगमेंट्स में आज सबसे पहले आज की हेल्थ डिटेल। जी, तो आज की टिप शेयर करने के लिए हमारे साथ मुजाहिद मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि जी आज की टिप क्या है, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ओवर टू यू मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद कुरैशी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है लोअर बॉडी को टारगेट करना। लोअर बॉडी में हमारे जो मसल हैं, इनर थाई, आउटर, हैमस्ट्रिंग एंड बट, इन मसल को हम टारगेट करेंगे। 3 से 4 एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपको इन एक्सरसाइज को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ इसका नाम है बट किक। बट किक आपकी बट को बहुत ज़्यादा शेप अप करेगा, मसल से फ़ैट उतारेगा, फ़ैट ख़त्म करेगा, रिड्यूस करेगा आपके फ़ैट को। बट किक किस तरह करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने अपनी पूरी बॉडी का वेट दूसरी लेग पर ट्रांसफ़र करना है, ये ऐसे, और अपने बट को आपने स्क्वीज़ करना है 1, फिर दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करना है 2, पूरे मसल को आपने स्क्वीज़ करना है। और ये याद रखिए जब आपने अपनी लेग को लिफ्ट करना है आपका पाँव आगे ना जाए, स्ट्रेट इधर से बैक आपने स्क्वीज़ करना है। ये इस एक्सरसाइज के आपने 12 एक साइड के और 12 एक साइड के, 12-24 का आपने एक सेट करना है। 3 से 4 सेट आपने इसके बनाने हैं। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है स्क्वाट्स जंप है। स्क्वाट्स जंप मैं आपको करके दिखाऊंगा। सिंपल स्क्वाट्स जो आप करती हैं, बट इसमें मैंने जंप ऐड किए हैं ताकि आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। स्क्वाट्स जंप के लिए आपने पाँव की पोजीशन लेनी है, ये हाथ आपने ये रखने अपने यहाँ पे, और ये आपने नीचे डाउन जाना है। ये वर्कआउट जो है, ये एक्सरसाइज जो है, इसके आपने 10 से 12 रैप करनी है। थोड़ा सा टफ है बट इंशाल्लाह आप ये कर पाएंगे। अभी जो मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ उसका नाम है लंजेस। जी हाँ, रिवर्स लंजेस करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। बट आपको इन एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझना होगा। लंजेस में आपने पोजीशन अपनी रखनी है यहाँ पे। फर्स्ट आपने स्टेप लेना है यहाँ पे, और ये मेक श्योर करना है कि आपका ये जो है घुटना आपके पाँव की फिंगर से पीछे रहे। ये 1, 2, 3, 4। इस तरह आपने एक साइड के 12 और दूसरी साइड के 12 करने। इसके भी आपने 3 से 4 सेट बनाने हैं। अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारी जो है लास्ट एक्सरसाइज है, वॉल सिट है। वॉल सिट थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, ये एक ही आपने सेट करना है। कोशिश कीजिए इस एक्सरसाइज को 1 से 1.5 मिनट तक परफॉर्म करें आप। वॉल सिट करना किस तरह है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप अपने घर की दीवार, रूम की दीवार ले सकते हो। जितने आपके पाँव विड होंगे आपका प्रेशर आपके आउटर पे जाएगा, जितने क्लोज होंगे तो आपके इनर थाई में आएगा। तो ये स्टैंडर्ड है जो मैंने पाँव अपने विड किए हुए हैं। हाथ आप ये रख सकते हो यहाँ पे, ये आपने होल्ड करना है यहाँ तक। 1 मिनट तक होल्ड करें, थोड़ा सा टफ होगा, इस तरह करके आपने होल्ड करना है। ये था मेरा आज का वर्कआउट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, थैंक यू सो मच मुजाहिद। आज के टिप आपने हमारे साथ शेयर की। आपने ज़रूर ये प्रैक्टिस करनी है और हमें अपना फीडबैक देना है। और अगर आप कुछ चाह रहे हैं स्पेसिफिकली पूछना तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेज पर। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ स्पेशल आप सजेशन लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। फ़िलहाल हमने अपना अगला सेगमेंट शामिल करना है और जानना है कि आज के भाव क्या है। ओपन मार्केट में आज रेट क्या है सब्जियों के, हमें बता रही हैं फरीहा। जी फरीहा।
मौजूद हूँ। सबसे पहले आज के रेट से आपको आगाह करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब्ज़ मसालों के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी जो है खाना बनना मुमकिन नहीं है। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट भी मौजूद हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज की गई हैं और ओपन मार्केट में किस तरह फ़रोख्त की जा रही है, इसमें कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले प्याज की बात करेंगे तो सरकार की जानिब से जो प्याज की कीमत है वो 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो प्याज है वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 80 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 160, लेकिन ओपन मार्केट में 180 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की जो सरकारी कीमत है वो 93 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 120 से 130 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो मौसमी सब्जियों की बात करें तो उनकी कीमतों में भी जो है इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। जो मेथी है उसकी सरकारी कीमत 165 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 185 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन 62 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 75 से 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 124 रुपये जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन जो है मार्केट में जो है दुकानदारों की जानिब से 150 से 160 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह करेले 73 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 85 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे 115 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 150 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और भिंडी की जो कीमत है वो 93 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 120 तक फ़रोख्त की जा रही है। इस सूरत हाल में जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि चिकन, मीट और बीफ तो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से खासा दूर था। एक सब्ज़ी थी जिसे खा के वो एक वक्त की या 2 वक्त की रोटी जो है वो खाते थे, लेकिन अब सब्जियों की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो मतवस्त तबका है उसके लिए। थैंक यू फरीहा। सब्जियों की कीमतें बता दी और चिकन और बीफ के रेट उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं पहले ही उनकी पहुँच से बाहर हैं, तो हम आपके साथ रेट भी शेयर कर देते हैं कि जी रेट क्या है आज के। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे यहाँ से बीफ आपको मिलेगा 749 रुपये किलो। बीफ मेंस आप खरीद सकते हैं जी 935 तकरीबन 950 रुपये किलो में। जी तो इसके बाद अगर आपने ख़रीदारी करनी है मटन की 1793 रुपये आज के रेट हैं, और आपको मटन मेंस मिलेगा 1898 तकरीबन 1900 रुपये किलो में। इसके बाद आ जाइए चिकन के रेट क्या हैं। चिकन के रेट सरकारी निर्खनामा जिसे कहा जाता है, जिंदा मुर्गी 298, इसका बना हुआ गोश्त 432 रुपये किलो 432 रुपीज़ में अवेलेबल है। और इसके बाद हमारे पास हैं जी एग रेट्स। रिटेल प्राइस है 162 रुपये दर्जन, 162 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पर अगर आप जाएंगे तो 2 रुपये की बचत होगी और 160 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो हमने आपको रेट्स तो बता दिए। अब बचत अगर आप लोगों ने करनी है, शॉपिंग करने जाना है, ऑफ कहाँ लगी आपके साथ शेयर करते हैं बचत बाजार में। अच्छा जी, आज का पहला ब्रांड है सिफायर पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। स्टाइलो पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 51% ऑफ। और इसके बाद ईडन रोड पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। हाल का हाल लिस्ट है हमारे पास। डिफरेंट करेंसी रेट आज के क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन ये थी जी आज के सेगमेंट्स के साथ। अब तक के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।